नमस्कार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये एनडीटीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आजकल जिस एक मुद्दे पर चर्चा बहुत गर्म है, खासकर सरकारी कर्मचारियों में, वो है पेंशन का मामला। क्योंकि अब से 3-4 दिनों पहले शनिवार को सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। अब सभी कर्मचारी जितने हैं वो इसको कैलकुलेट करने में लगे हैं कि उनके लिए जो एनपीएस है वो बेहतर था या फिर यूपीएस है। खैर वो वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जो आज जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर है वो भी टैक्स पे ही होते हैं, वो भी टैक्स देते हैं हर तरह से। एनपीएस भी उनके लिए शुरू किया गया था कुछ सालों पहले और उसमें वो पैसा लगाते हैं। तो सवाल हम ये उठा रहे हैं कि जैसे एश्योर्ड पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस में तय किया गया है, क्या प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये फिजिबल है या नहीं है? हमारे साथ आज एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो काफी लिखते पढ़ते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। हमारे साथ है अनिल स्वरूप, और वो कौन सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा आज जिस हैसियत से मैंने उनको आमंत्रित किया है, वो ईपीएफओ में भी उन्होंने काम किया है और वो एडिशनल सेक्रेटरी भी थे लेबर मिनिस्ट्री में। तो उस नाते इस विषय पर वो जाहिर है वो एक अच्छे एक्सपर्ट भी हैं, वो जानते भी है इस चीज को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले एनडीटीवी के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जैसा मैंने कहा सर, कि क्या अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे लिए भी एक एश्योर्ड पेंशन होना चाहिए अगर मैं एनपीएस में पैसा लगाता हूं, तो क्या ये सोच गलत है? देखिए, सोचना बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए किसी भी समाज में, किसी भी देश में। ये बहुत आवश्यक आइडिया है, बहुत जरूरी आइडिया है। लेकिन जैसा मैंने अक्सर कहा है कि आइडिया को फ्रक्टिफाई करने के लिए, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल होना चाहिए, जुडिशियली टेनेबल होना चाहिए, इमोशनली रिलेटेबल होना चाहिए और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। ये सब चीजें इसमें मेरा ख्याल पूर्ण होती हैं, एक्सेप्ट फाइनेंशियल वायबिलिटी। फाइनेंशियल वायबिलिटी इस वजह से कि किसी भी व्यक्ति को पेंशन देने के लिए पैसा कहीं से आना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है, पैसा कहां से आएगा? आपने बताया कि मैं पहले सीपीएफसी था, प्रोविडेंट फंड में। वहां पे व्यवस्था थी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता था, यानी कि जितना कर्मचारी देता था और जितना एम्प्लॉयर देता था, उसका कुछ प्रतिशत जो है हटा के वो पेंशन फंड में डाला जाता था, जिससे पेंशन दी जाती थी। लेकिन वो पैसा वहीं से आता था, या तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता था या एम्प्लॉयर का। तो किसी भी योजना को लागू करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रश्न इसमें सिर्फ इतना है कि वो धनराशि कहां से आएगी। जी। तो धनराशि जैसे अभी एनपीएस हम लोग के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चलता है, कई लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग समय के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का उस तरह का स्वरूप नहीं है कि उसमें किसने कितने साल काम किया, कौन कितने साल काम करके छोड़ देता है। लेकिन एनपीएस में अभी भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो जो कॉर्पस बन रहा है उससे क्या ये संभव है कि एक एश्योर्ड पेंशन उससे दिया जा सके? क्योंकि अभी तो हम लोग एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अंशदान देते हैं, तो मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितना अंत में जाकर मुझे पेंशन मिलेगा। देखिए, एश्योरेंस जो है वो भी इस बात पे निर्भर करेगी कि कॉर्पस कितना बनेगा। मैंने आपसे कहा ना कि किसी पेड़ से या ऊपर से आसमान से नहीं मिलेगा पैसा। अगर मान लीजिए हम एश्योर ये करना चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद जो भी व्यक्ति पब्लिक और प्राइवेट में रिटायर करेगा, उसको हम एक पेंशन देंगे, मान लीजिए 20,000 रुपए महीना देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं कह रहा हूं। तो उस 20,000 को उस समय उपलब्ध कराने के लिए उससे पहले कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें एक अजम्पशन होगा कि उस पर रिटर्न कितना होगा। जैसे औसतन अगर 7-8% रिटर्न आता है प्रति वर्ष, या 10% आता है रिटर्न, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो निकालेंगे कि आज की तारीख में कितना पैसा जमा किया जाए, जिससे आज से 20 वर्ष डाउन द लाइन 10, 20, 30 जितना हजार पेंशन देना वो दी जाए। वो पैसा किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
उसमें कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है कि रिटर्न 10 की बजाय 5% आ जाए, 10 की बजाय 12% आ जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज जितने पेंशन फंड्स हैं वो इसी के आधार पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक एश्योर्ड पेंशन दी थी, क्योंकि आप बार बार एश्योर्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा कि वो एश्योर्ड पेंशन कब दी जानी है और कितने वर्ष बाद दी जानी है। उसी के हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेट करके ये निर्धारित करना होगा कि कर्मचारी को और उसके एम्प्लॉयर को कितनी कितनी धनराशि जमा करनी है। तो पेंशन आप जितनी ज्यादा एश्योर्ड करेंगे उतना ही ज्यादा दोनों का कंट्रीब्यूशन होना होगा, क्योंकि ये एजम्पशन रहेगा कि उस पर एनुअल रिटर्न 5%, 6%, 7% जो भी हुआ आएगा, अगर आप एश्योर्ड कह रहे हैं। और एश्योर्ड नहीं हुए पेंशन, तो फिर जो आप कॉर्पस बनाएंगे, जितना बिल्ड होगा उसको आप एक एन्युइटी में डाल सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, जिससे आपको एक पेंशन मिल जाएगी, लेकिन वो पेंशन एश्योर्ड नहीं होगी। वो इस बात पे निर्भर करेगी कि आपने कितने वर्ष काम किया, आपने कितना पैसा जमा किया, और जो पैसे से जो कॉर्पस बना उससे आपको कैसे पेंशन दी जा सके। तो ये दो चीजें समझ लीजिए। एश्योर्ड पेंशन का मतलब ये होगा आप एक धनराशि पूर्व में निर्धारित कर दे रहे हैं कि जब वो व्यक्ति रिटायर होगा तो उसको कितनी धनराशि दी जाएगी, और उसको बना लेंगे आज से 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष बाद, और उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आज की तारीख में कितनी धनराशि जमा की जाए कर्मचारी द्वारा और उसके एम्प्लॉयर द्वारा, जिससे उतनी एश्योर्ड पेंशन उसे मिल सके। ये कैलकुलेशन का प्रकरण है। ऐसा है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें कितनी धनराशि पेंशन मिलेगी इसकी एश्योरेंस नहीं है। वो आपको पेंशन या कॉर्पस ये फंड मिलेगा इस आधार पे कि आपने कितना पैसा आपका जमा हुआ है, कितना एम्प्लॉयर का जमा हुआ है। वो एम्प्लॉयर सरकार भी हो सकती है, एम्प्लॉयर का कितना जमा है, कितना आपका जमा है। रिटायरमेंट के टाइम पे जितना कॉर्पस बना है वो आपको कॉर्पस मिल जाएगा, या उसके आधार पर आपको फिक्स हो जाएगी, वो आपकी पेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिक्स पेंशन करना चाहते हैं, शॉर्ट पेंशन करना चाहते हैं, तो पहले तो ये निर्धारित करने पड़ेगा कि कितनी पेंशन। ठीक है, पहला एक डिटर्मिनेशन होगा। जब आप ये डिटर्मिन कर लेंगे कितनी पेंशन है, उसके बाद आप बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे कि प्रति वर्ष कितनी धनराशि एम्प्लॉयर और कितनी एम्प्लॉय को देनी है, जिसके फलस्वरूप ये कॉर्पस बन सके, जिसके अनुसार आपको जो एश्योर्ड पेंशन दी जा सके। उदाहरण के तौर पर यदि आप ये बात कह रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जो भी रिटायर होगा उसको 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, तो 20,000 रुपए प्राप्त करने के लिए कॉर्पस कितना क्रिएट करना पड़ेगा 10 साल में, वो निर्धारित करना पड़ेगा। और उस कॉर्पस के क्रिएशन में दो चीजें होंगी, एक तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का, और दूसरा वर्षानुवर्ष जो उसमें रिटर्न आएगा, कहीं भी उसको इन्वेस्ट करेंगे तो एक रिटर्न आएगा, वो कैलकुलेट करके वो कॉर्पस मान लीजिए 10 लाख 15 लाख का आपको बनाना है उस समय तक, उसको बनाने के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूशन आएगा और कितना रिटर्न होगा देखना पड़ेगा। तो एश्योर्ड पेंशन दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए धनराशि का निर्धारण पूर्व में करना पड़ेगा। अभी तो क्या होता है, सामान्य रूप से 1% होता है आपकी सैलरी का, वो फिक्स हो जाता है। मैंने जैसा 12.5% आप देते हैं, 12.5%। अब ये 12.5% देने से जो आप पेंशन एश्योर्ड मांग रहे हैं, अगर वो नहीं बनती है तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि एश्योर्ड पेंशन के लिए कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा आपके रिटायरमेंट टाइम पर, और वो कॉर्पस क्रिएशन यदि आपके 12.5% कंट्रीब्यूशन से बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा देना पड़ेगा। जी, मैं जो चीजें आपने बताई ये तो प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा मैंने पहले पूछा था सर कि ये प्राइवेट सेक्टर का जो नेचर है उसको देखते हुए मैं पूछ रहा हूँ, ये फिजिबल है कि ये सब चीजें सरकार कर सके? अगर आज सरकार फैसला कर भी लेती है कि नहीं ठीक है, जैसा अभी यूपीएस में किया गया कि 25 साल अगर आपने काम कर लिया तभी आपको 50% वो मिलेगा, तो इसमें भी क्या ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उससे अगर कहा जाए कि तुमको 20 साल तक इतना अमाउंट पैसा आप जमा कर देंगे तब आपको इतना मिलेगा, लेकिन एक एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, क्या ये फिजिबल है? नहीं, बिल्कुल फीजिबल है अगर ये निर्धारण कर दे। प्राइवेट सेक्टर के नेचर को देखते हुए मैं पूछ रहा हूँ। इसमें सरकार की भूमिका नहीं है। मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये निर्धारण होता है कि आज से 5 साल बाद आपको इतनी पेंशन मिलनी है, ठीक है ना, अच्छा, उसका बैकवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, पेंशन का भी जो पैसा है या तो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे सरकार अगर कहती है कि हम 50% पेंशन देंगे ही, तो वो सरकार अपने बजटरी सोर्सेज से कंट्रीब्यूट करेगी,
ठीक है ना। अगर जैसे आज की तारीख में हम लोगों को 50% अपना पेंशन मिल रही है जो लास्ट थी, ठीक है, उसके लिए सरकार सीधे कंट्रीब्यूट करती है पूरा पूरा। तो अगर सरकार कंट्रीब्यूट करेगी तो कोई बात ही नहीं, वो तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा सरकार से नहीं आता, जो कि मैं नहीं समझता पॉसिबल है कि सरकार पूरे प्राइवेट सेक्टर को फंड करे, ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ये फंडिंग वहीं से आनी पड़ेगी, एम्प्लॉय से आनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर से आनी पड़ेगी। सरकार थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकती है, जो कि ईपीएफओ में भी करती है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सरकार करती है, लेकिन उसका पूरा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का सरकार व्यवहारिक नहीं होगा। मतलब आज चर्चा के लिए हो सकता है, व्यवहारिक नहीं होगा। ये व्यवस्था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ही करनी पड़ेगी कि वो निर्धारित करें कि आज की तारीख में कितना कंट्रीब्यूशन वो करें। जैसे ईपीएफओ में के रूप में मैंने देखा था कि कंट्रीब्यूशन ही इतना कम आता है और उसका कुछ प्रतिशत पेंशन फंड में जाता है, तो पेंशन बनेगी कैसे? बहुत से किसी को 200 रुपए, किसी को 400 रुपए पेंशन मिलती थी, क्योंकि वो कॉर्पस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक उतनी धनराशि उससे जनरेट नहीं होगी जिससे पेंशन दिया जा सके। जी जी। मैं कार्यक्रम के अंत में आ रहा हूँ सर। इससे इतर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभी एनपीएस था पिछले 1 जनवरी 2004 से हम जानते हैं, अब यूपीएस आया है। हालांकि आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने शुरू में कहा एज एन एक्सपर्ट अगर मैं पूछूं तो आप मेरे देखने वालों को क्या राय देंगे? अगर कोई सरकारी कर्मचारी देख रहा हो जो एनपीएस के तहत कवर होता था, उसे एनपीएस लेना चाहिए या यूपीएस मैंने यूपीएस लेना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा बॉक्स में डालना हूँ। नहीं, मैंने यूपीएस का गंभीरता से परीक्षण नहीं किया है, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और वैसे भी ये इतना इसका राजनीतिकरण हो गया है इसका कि मेरा इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो अपना कैलकुलेशन करने दीजिए, अपने आप निष्कर्ष निकालेंगे कि एनपीएस में रहें या यूपीएस में। जी नहीं, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि सर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, आपकी बातों को आपने सरकार भी सुनेगी, और जो फिजिबल है और अगर उसमें कुछ डुएबल है, जो आपने जो मैं ये आपकी बहुत पॉपुलर लाइन्स है, वो उसको सरकार देखे और फिनेंशियली वायबल भी हो, ऐसा कुछ कदम सरकार उठाए। आपने मुझे ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपका कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।